हेलो क्लास। क्लास हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, सेल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा था। और सेल टिश्यू पढ़ने के बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्लड। तो ब्लड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ब्लड की सेल्स के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसी डिजीज़ेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन में वेरिएशंस की वजह से होंगी। यानी जब भी प्लाज्मा प्रोटीन में कोई वेरिएशन होगा तब जो दिक्कतें या फिर जो बॉडी की चेंजमेंट देखने को मिलेगी यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अभी हम वेरिएशंस पढ़ेंगे, यानी कि एक एक प्रोटीन करके उसके क्या कमी से और अधिकता से होने वाली बीमारियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशंस के एल्बुमिन। एल्बुमिन में वेरिएशन जब भी आएंगे तो क्या प्रॉब्लम अकर होंगी। सबसे पहले जो लो एल्बुमिन का केस है, जिसको हम हाइपो एल्बुमिनीमिया बोलते हैं, तो हाइपो एल्बुमिनीमिया किस कंडीशन में देखने को मिलेगी? लिवर डिसीज़, क्योंकि एल्बुमिन का फॉर्मेशन लिवर की सेल्स में हो रहा है, लिवर उसको बना रहा है। तो जब भी लिवर में कोई बीमारी होगी, कोई डिजीज़ होगी, तो हमको एल्बुमिन में कमी भी देखने को मिलेगी। जैसे लिवर सिरोसिस हो, किसी को हेपेटाइटिस की कंडीशन हो, है ना, तो इन कंडीशंस में इम्पेयर्ड हो जाता है लिवर का फंक्शन, जिसकी वजह से एल्बुमिन का अमाउंट कम आपको देखने को मिलेगा। किडनी की डिजीज़ में लिवर तो पूरा हेल्दी है, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स को भी फॉर्मेट कर रहा है, बट होता क्या है कि वो छान देती है उन पार्टिकल्स को भी, उन प्रोटीन्स को भी, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि एल्बुमिन उनमें से एक है। एल्बुमिन हमारे लिए नेसेसरी है, फिर भी एल्बुमिन क्या करेगा? किडनी उसको फ़िल्टर कर देगा, क्योंकि किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन या माल एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो कभी कभी कोई जो पीपल होते हैं वो कंप्लीट अमाउंट में प्रोटीन लेते भी हैं, लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन लेवल पे। यानी वो इंडिविजुअल्स प्रॉपर अमाउंट में डाइट ले रहे हैं, बट उसका रीएब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा है, इनटेक उसका प्रॉपर है, फिर भी नहीं हो रहा। और कभी कभी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती है, यानी कि उसमें वो प्रॉपर अमाउंट में डाइट ही नहीं ले पा रहा है, यानी उसका डाइटरी प्रोटीन इतना अमाउंट में नहीं है कि वो एक हेल्दी जो एल्बुमिन का रेशियो है उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, एल्बुमिन कुछ डिजीज़ेज़ हैं उनमें भी घटता है, जैसे क्रॉन्स डिजीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, घुटनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस नाम की एक डिज़ीज़ होती है, एली डिज़ीज़ उसको बोलते हैं। तो लूपस एरिथ्रोमेटस डिज़ीज़ में भी एल्बुमिन का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। हाई एल्बुमिन कब आपको देखने को मिलेगा? हाई एल्बुमिन आपको देखने को मिलेगा डिहाइड्रेशन में, प्लाज्मा वाटर कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो देखने को मिलेगा। ठीक है, लंबे समय तक अगर टॉर्निक्यूट अप्लाई कर दिए जाए, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते रहें, तब भी उसमें देखने को मिलता है हाई अमाउंट ऑफ एल्बुमिन। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फिब्रिनोजन का वेरिएशन के बारे में। फिब्रिनोजन प्रोटीन कब कम होती है? फिब्रिनोजन प्रोटीन कम हो जाती है जब भी
कोई डिज़ीज़ होती है सिरोसिस की तरह से। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि लिवर में जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रोटीन चाहे जो भी हो उसका अमाउंट हमेशा रिड्यूस ही होगा, बिकॉज़ लिवर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोटीन्स। तो फिब्रिनोजन का, हाई फिब्रिनोजन की अगर बात करें उसको बोलेंगे हम हाइपर फिब्रिनोजेनेमिया। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन में इसका अमाउंट बढ़ेगा, फिब्रिनोजन का लेवल बढ़ेगा। कभी भी सिस्टमिक इन्फ्लामेशन हो, न्यूमोनिया हो, सेप्सिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, हमेशा फिब्रिनोजन का अमाउंट बढ़ा हुआ ही मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में भी इसका अमाउंट जो है एलिवेटेड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग, अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आकर हो सकती है। अथेरोस्क्लेरोसिस आप लोग ये जो बीमारियां हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो एल्बुमिन में, फिब्रिनोजन या आगे जो बीमारियां पढ़ेंगे, भले ही आप लोग के लिए नई हों ये बीमारियां, लेकिन आप लोग को परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में ये सारी कंडीशंस ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैथोलॉजी में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये इन्फ्लामेशन, न्यूमोनिया, सेप्सिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है, कैसे कॉज होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, सभी कुछ आपको जानने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि ये डिज़ीज़ कौन सी है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, इसको क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको ये सब पैथोलॉजी में मिलना है। यहाँ पर हम सिर्फ आपके बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आपके इस सब्जेक्ट में। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये कंडीशन अगर होंगी प्रेगनेंसी में भी फिब्रिनोजन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, ताकि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो ब्लड लॉस होने वाला ब्लड लॉस है, उसके लिए बॉडी प्रिपेयर हो सके। ठीक है, लो फिब्रिनोजन कब देखने को मिलेंगे? लो फिब्रिनोजन आपको देखने को मिलेंगे हाइपोफिब्रिनोजेनेमिया में। ठीक है, हाइपोफिब्रिनोजेनेमिया होगा जब भी, यानी कम होगा, तो या तो उसका लीवर फेल है, लीवर में कोई डिजीज़ है। ठीक है, सिंथेसिस कम कर पा रहा है फिब्रिनोजन की, सिरोसिस हो रही है, इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। DIC नाम की एक कंडीशन होती है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, वहाँ पर भी DIC की कंडीशन में भी आपको फिब्रिनोजन लो मिलेगा। अच्छा, फिब्रिनोजन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग के लिए, वो बॉडी में क्लॉट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कभी अमाउंट ऑफ फिब्रिनोजन कम हो रहा है, मीन्स जब भी कट लगेगा बॉडी में तो बॉडी उसको प्रॉपर अमाउंट में हील नहीं कर पाएगी, क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। ये तो आपके हुए हाई एंड लो अमाउंट ऑफ फिब्रिनोजन। इसके अलावा होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं जिनमें फिब्रिनोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी वहाँ पर फिब्रिनोजन कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी, यानी उसकी बॉडी में हमेशा फिब्रिनोजन कम ही अमाउंट में रहता है, या अगर फिब्रिनोजन रहता भी है तो वो प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं कर पाता है। दोनों ही कंडीशन यहाँ पर अकर हो सकती हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ग्लोबुलिन के वेरिएशन में। ग्लोबुलिन जब भी बढ़ा हुआ रहेगा, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबुलिन आपके अल्फ़ा बीटा गामा 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से जो गामा ग्लोबुलिन होता है आपका, वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर
एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। तो एंटीबॉडीज़ कब बनती हैं? जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, कोई पैथोजन आता है, तो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके फॉर्मेशन के लिए ग्लोबुलिन ज़रूरी है। बढ़ा हुआ अमाउंट कब देखने को मिलेगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, या रिमेटॉइड अर्थराइटिस अगर किसी को हो तो उसके में भी ग्लोबुलिन का अमाउंट बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है। सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, ये भी वही है कि इन्फ्लामेशन की डिजीज़ है। इसमें भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से इन्फ्लामेशन ब्लड में हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन हैं। लीवर में अगर प्रॉब्लम होगी तब भी गामा ग्लोबुलिन का अमाउंट बढ़ा हुआ दिखेगा। इन्फेक्शन में भी बढ़ा हुआ दिखेगा, इन्फेक्शन चाहे कोई भी हो। डिक्रीज़ अमाउंट में ग्लोबुलिन्स कब दिखेंगी? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में, जब ग्लोबुलिन्स यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगी। ठीक है। लिवर डिजीज़ में भी कम देखने को ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो लिवर है वो फॉर्मेशन गामा ग्लोबुलिन का नहीं करवाता है। बाकी सभी प्रोटीन लिवर बनाता है, बट गामा ग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन नहीं कराता। इसका फॉर्मेशन कराते हैं बी सेल्स, जो अभी हम लोगों ने सेल्स पढ़े हैं ना, ब्लड सेल्स, जिसमें ल्यूकोसाइड में मैंने आपको बताया टी सेल, बी सेल। तो जो बी सेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो गामा ग्लोबुलिन बनाते हैं। इस वजह से गामा ग्लोबुलिन का ज़्यादातर लीवर से लेना देना नहीं होता है। फिर सीआरपी की बात करें, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी इन्फ्लामेशन में इसका अमाउंट हमेशा बढ़ेगा, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्रॉनिक किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, बढ़ा हुआ ही दिखता है। सीआरपी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में भी बढ़ता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक की कंडीशन में भी इंक्रीज़ अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आपके डिक्रीज़ लेवल देखने को मिलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। ठीक है। और जेनेटिक अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी दिख सकते हैं। इसका अमाउंट इंक्रीज़ अमाउंट देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन में। देखिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में देखने को मिल सकता होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम अलग अलग प्रोटीन प्लस वो कब बढ़ती है कब घटती है, इसके अमाउंट के बारे में जब जानकारी हमको दी जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। कौन सी प्रोटीन किस कंडीशन में बढ़ रही है, किस कंडीशन में घट रही है, वो थोड़ा सा है। बट अगर आप ध्यान दे करके ये समझिए कि कौन से प्रोटीन का क्या फंक्शन है, तो आपको इसको पढ़ना समझना इजीली हो पाएगा। एल्बुमिन क्या करता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है। बनता कहाँ से? लीवर में। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका अमाउंट कम है मतलब लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तभी तो ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है। ज़्यादा है अगर प्लाज्मा में कोई प्रोटीन, इसका मतलब हो सकता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो। इस तरह से आप जब समझेंगे तो आपको ये सारे कंडीशन समझ में आएंगे। ठीक है। तो ये तो क्लास हो गई प्लाज्मा प्रोटीन्स। हमारा जो ब्लड वाला टॉपिक है वो इसी के साथ में कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब ब्लड वाले टॉपिक का ही एक सब टॉपिक होता है बोन मैरो। ठीक है। बोन मैरो के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है ब्लड जब हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब बोन, जैसे आप बोन के बारे में आपको नॉलेज मिली। ठीक है। अब बोन मैरो, क्योंकि बोन के अंदर ही पाया जाता है, बोन्स के अंदर ही आपको बोन, वैसे तो आप एनाटॉमी में पढ़ते हैं, सभी को पता है एनाटॉमी में आप बोन पढ़ते हैं। ठीक है।
तो आपको ये जो बोन मैरो है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि बोन मैरो यहाँ पर इसलिए दिया जाता है बिकॉज बोन मैरो इज़ रिलेटेड टू द ब्लड, ये ब्लड से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ। बोन मैरो क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे। तो बोन के अंदर जो बोन होती है वो अंदर से खोखली टाइप की होती है, अंदर से हॉलो हॉलो है। तो ये क्या करता है, ये अंदर अपने एक सॉफ्ट स्लशी सा टिश्यू मेंटेन करके रखता है, ठीक है, स्लशी सा स्पॉन्जी सा इसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, वो यूज़ होता है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए प्लस फैट सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। तो ये उसकी कैविटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। और 2 टाइप का बोन मैरो कम्प्लीटली होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। ये येलो बोन मैरो भी अपने अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं, उनकी अलग फंक्शन है। रेड बोन मैरो के बारे में भी यही है, वो अलग फॉर्मेशन करेंगे, अलग उनका फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इमेज आपको देखने को मिल रही है कि ये एक बोन है, इस बोन के अंदर स्पॉन्जी सा टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यूज़ में ब्लड की सप्लाई भी होती है, ठीक है। इस तरीके से ये बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स के फैट सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे इसके कॉम्पोजिशन, यानी जो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, वो किन चीज़ों से मिल कर के बना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। अगर क्लास आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर का एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे बोन मैरो के कॉम्पोजिशंस के बारे में। बोन मैरो किन चीज़ों से मिल कर के बना हुआ रहता है, ठीक है। तो बोन मैरो बेसिकली कई सारी चीज़ों से, कई सारे टाइप के सेल्स बोन मैरो के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले होती हैं HSC सेल्स, यानी हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का नाम आपने सभी ने सुना होगा किसी एडवर्टाइजमेंट में या कहीं भी, कि हमारे लिए स्टेम सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, स्टेम सेल्स ग्रो कर सकती हैं। आजकल तो स्टेम सेल्स के बैंक भी आ गए हैं, है ना। जैसे ब्लड बैंक होते हैं ना, ब्लड रखा रहता है, जिसको नीड हो वो ले ले ब्लड, उसी तरह से आज के टाइम पे स्टेम सेल्स के स्टोरेज भी अवेलेबल हैं। स्टेम सेल्स के पास पावर फिर ऐसी क्या है जो इतना इसका ट्रेंड है, तो स्टेम सेल्स न्यू ऑर्गन डेवलपमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, कैपेबल हो सकती। कैसे, देखिए, जब कोई भी बेबी बनता है वॉम्ब में, मदर के अंदर कोई भी बेबी का फॉर्मेशन जब भी हो रहा होता है, तो उसका फॉर्मेशन स्टेम सेल्स के हेल्प से ही होता है हमेशा। स्टेम सेल्स
उसका यूज़ कर स्टेम सेल्स डिवाइड होकर नए नए ऑर्गन्स, नए नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है, और इन्हीं से मिल कर के हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती रहती है। अब वैसे जैसे मान लीजिए स्किन सेल्स हैं, नई नई स्किन सेल्स बनती रहती है, हमारी स्किन गिरती रहती है, वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए स्टेम सेल्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए आपके खुद के सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बट ब्लड सेल्स क्या हैं, वो बनती हैं बोन मैरो में और स्टेम सेल से बनती हैं। तो जब लाइफ टाइम स्टेम सेल्स काम कर रही हैं तो इसीलिए लोग अपना स्टेम सेल्स को स्टोर करवा देते हैं, फ्रीज़ करवा देते हैं, जिससे कभी अगर इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई उनको ज़रूरत पड़े, तो दोबारा से उनके स्टेम सेल से वो ऑर्गन डेवलपमेंट कराया जा सके। तो ये तो आपके लिए ज़रूरी है, जब भी आप करते हैं, देखते हैं कि स्टेम सेल्स के एडवर्टाइजमेंट या कभी उसके बारे में सुनते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये क्या होते हैं स्टेम सेल्स। उसके बाद लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ना है कि बोन मैरो में और कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं अपार्ट फ्रॉम स्टेम सेल्स। तो और भी बहुत सारे टाइप के सेल्स पाए जाते हैं इनके अलावा। तो ये क्या करते हैं बोन मैरो में, स्टेम सेल्स फॉर्मेशन कराते हैं नए नए सेल्स का। दूसरा होते हैं हमारे मीसेनकाइमल सेल्स, एमएससी इनको बोलते हैं। एमएससीज इनका रोल होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेल्स के टाइप्स, इनकी वैराइटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन सेल्स या कॉन्ड्रोसाइट जैसे हमारे कार्टिलेज सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, और इनकी ख़ास बात ये है कि ये रेड बोन मैरो में भी पाए जाएंगे और येलो बोन मैरो में भी पाए जाएंगे, दोनों में ये पाए जाएंगी। ठीक है, ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, सेल्स के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं कि कौन से सेल्स क्या करेंगे। ठीक है, कुछ और भी सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि अब ये बोन के अंदर है तो बोन की तो सेल्स होंगी ही। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट आपकी बोन की सेल्स होती हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स विच आर फैट सेल्स, ये फैट सेल्स हैं। एंडोथेलियल सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, जो कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग करती हैं। अब क्योंकि ब्लड वेसल्स तो इसके अंदर प्रेजेंट ही होंगी। उसके बाद में मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होती है, ताकि अगर बोन मैरो में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो तो वो उसको ठीक कर सकें। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। और अदर सेल्स, अदर जो डब्ल्यूबीसीज हैं, न्यूट्रोफिल, ग्रैन्युलोसाइट्स के इओसिनोफिल, बेसोफिल, वो सभी भी प्रेजेंट होती हैं कि इन केस अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत किल किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से बोन मैरो के अंदर अदर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन मैरो। यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रही है टाइप्स ऑफ बोन मैरो की। टाइप्स ऑफ बोन मैरो की अगर हम बात करें तो दो टाइप का होता है आपका बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो फ्लैट बोन्स में ज़्यादातर पाया जाता है। फ्लैट बोन्स के एग्जांपल्स हैं पेल्विस, स्टर्नम, स्कल, है ना, जो फ्लैट टाइप के बोन्स होते हैं उनमें। और लॉन्ग बोन अगर है तो उसके सिर्फ एंड्स में पाया जाएगा, यानी फ्लैट बोन में पूरा का पूरा रेड टिश्यू भरा हुआ रहेगा, रेड बोन मैरो भरा रहेगा, और जो लॉन्ग बोन है उनके सिर्फ और सिर्फ एंड्स में। और ये क्या काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या, लोकेशन तो आपने इसकी देखी। इसका मेन फंक्शन होता है हेमाटोपोइसिस,
यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाना। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में जो भी चीज़ें लगती हैं उसकी सप्लाई इसके पास रहती है और ये प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराता है। येलो बोन मैरो की अगर हम लोग बात करें तो येलो बोन मैरो की लोकेशन होती है लॉन्ग बोन्स के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये फ्लैट बोन्स में बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे, लॉन्ग बोन्स में पाए जाएंगे। तो लॉन्ग बोन्स में जो इनकी लोकेशन होगी वो मिडिल ऑफ द लॉन्ग बोन होगी। ठीक है, ये किससे मिलकर के बनते हैं? मेसेनकाइमल स्टेम सेल से मिलकर के बनेंगे, फैट का प्रोडक्शन करेंगे, कार्टिलेज को प्रोड्यूस करेंगे बोन्स के अंदर, एंड इनका जो मेन फंक्शन होता है वो फैट को स्टोर करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो बना हुआ होता है। ठीक है, लोकेशन भी आपको इसकी इमेज में दिखाई दे रही होगी प्रॉपर। एंड में रेड बोन मैरो है, बीच में येलो बोन मैरो है। ठीक है, तो बोन मैरो के अगर हम ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो ये इरिथ्रोपोइसिस कराएगा, यानी कि आरबीसीज का प्रोडक्शन, ल्यूकोप्रोपोइसिस कराएगा, यानी कि डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन, थ्रोम्बोपोइसिस कराएगा, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन। इसके साथ साथ ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, बोन रीमॉडलिंग बोन के रिपेयर के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के पास रहते हैं सभी टाइप के ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट, क्लास्ट, ये सब बोन के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं और ये भी बोन मैरो में रहते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट बोन मैरो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।